और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। उसमें आने से पहले मैं बता देता हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पर अभी हूँ, तो अगर तुम्हें कुछ क्वेश्चन, अपनी क्वेरीज कुछ भी पूछनी होती है तो मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और मैंने चैनल के अबाउट सेक्शन में भी लगा रखा है, तो वहाँ से तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। तो 60 डेज़ में पहले हम देखेंगे शुरू के 25 दिन का, जहाँ पर हम अपने क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। उससे पहले तुम्हें पता होगा कि तुम्हारा जो पेपर है वो 2 पार्ट में बटा है, ए और बी। ए होता है 40 मार्क्स का, बी होगा 60 मार्क्स का, जिसमें से 4 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 6 प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। और ए तो तुम्हारा कंपलसरी है, जिसमें एमसीक्यू आते हैं। उसके बाद आउटपुट बेस्ड वाले क्वेश्चन आएंगे, जिसमें तुम्हें आउटपुट बताना होता है। लूप से रिलेटेड आएंगे, जिसमें लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, या इस लूप को इस वाले लूप में कन्वर्ट करो, इस तरीके के तुम्हारे एमसीक्यू आते हैं। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी उसी में तुम्हारे आते हैं। तो ये सब तुम्हारा सेक्शन ए का पार्ट है, और सेक्शन बी का पार्ट है वो तो प्रोग्रामिंग है प्योर। तो जो शुरू में हम प्रैक्टिस करेंगे 25 दिन के अंदर अंदर जो रोड मैप के हिसाब से, तो उसमें हम अपने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पॉर्टेंट एंड क्रिटिकल। अब इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल कौन से टॉपिक है, तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल टॉपिक वो हैं जो तुम्हारे स्ट्रॉन्गर बेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिनको तुमने अगर एक बार में सीख लिया तो उसके बाद तुम प्रोग्रामिंग तो आराम से कर ही लोगे, साथ ही साथ तुम्हारा सेक्शन ए सारा कवर हो जाएगा। तो शुरू में हम क्या कवर कर रहे हैं, सेक्शन ए प्लस क्रिएटिंग स्ट्रॉन्गर बेस, स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन फॉर सेक्शन बी, ठीक है ना। सेक्शन ए सारा कवर होगा, साथ ही साथ सेक्शन बी के लिए भी हम एक फाउंडेशन तैयार कर लेंगे कि बाकी के बचे हुए तुम्हारे 35 दिन हैं अराउंड, तो 35 डेज़ में तुम आराम से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो सेक्शन बी की, और साथ में रिवीजन भी कर सकते हो। इस तरीके से हम काम करेंगे, ठीक है ना। तो शुरुआत के दिन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उन पर थोड़ा फोकस होकर काम करना पड़ेगा। अब क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं, और किस तरीके से पढ़ेंगे वो भी देख लेते हैं। तो मैंने एक पूरा रोड मैप बना रखा, तो तुम्हें समझाते हुए चलता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। तो जैसे पहला हो गया हमारा ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों को कवर करेंगे, करना पड़ेगा। इसके तुम्हें कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेने चाहिए 25 दिनों के अंदर अंदर। तो बहुत टाइम है ना, एक दिन में एक क्वेश्चन कर सकते हो, और जल्दी भी कर लोगे तो कोई वो तो है नहीं, या ज़्यादा क्वेश्चन भी कर सकते हो प्रैक्टिस। किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं तुम्हारे होंगे, जैसे जहाँ पर तुम्हें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ता है, जैसे तुमने कई अगर करे होंगे तो जहाँ पर प्लस प्लस माइनस माइनस ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है, ए प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस बी, इस तरीके का बता रहा था कि इनिशियल वैल्यू ए की 5 है, बी की 4 है, बताओ एक्स की वैल्यू क्या आएगी फाइनल। ये तो मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत हैं, मैंने कवर भी करें, देख सकते हो। डाउट होता है पूछ भी सकते हो, क्यों भाई। तो ये तुम्हें पढ़ना है। अब जब इसको पढ़ोगे ना, तो साथ ही साथ प्रीसीडेंस का एक चार्ट होता है, अगर तुमने देखा होगा, देख भी सकते हो, नहीं देखा है तो उसमें बताया रहता है कि कौन से ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज़्यादा है कम है, वो तुम्हें पता भी होगा, अब तक तो पता चल ही गया होगा, तो ऑटोमेटिक इसमें कवर हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, बट ये सेपरेट कोई ऐसा टॉपिक तो है नहीं, तुम क्वेश्चन करोगे तो उसमें अपने आप तुम्हें यूज़ करना पड़ेगा, तो अपने आप कवर हो जाएगा। तो सीधा इसलिए 15-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे अगर ऐसे वाले, तो तुम्हें प्रेसिडेंस के साथ साथ ऑपरेटर तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। ये अब ऑपरेटर के बाद दूसरा है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ये सेक्शन ए के हिसाब से अगर हम इसमें बात करें, तो तुमने अगर प्रिमिटिव डेटा टाइप और उसके रेंज एंड साइज़ पढ़ लिया, जैसे तुम्हें दिया रहेगा इंट, फिर उसका एक तुम्हें साइज़ जो होता है इंट का साइज़, ऐसी तुम्हारा फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन, ठीक है, और बाकी के जो तुम्हारे प्रिमिटिव डेटा टाइप है, तो हर एक का एक साइज़ होता है और हर एक की एक रेंज होती है। तो तुम पहले साइज़ पे फोकस करना। इसका एक चार्ट दिया है, उसको पढ़ लेना, मैंने वीडियो भी बना रखी है उसकी, चाहिए होगी तो बता देना, मैं तुम्हें भेज दूंगा, कमेंट कर देना या इंस्टाग्राम में पूछ लेना। तो तुम वहाँ से उसका साइज़ पढ़ सकते हो, क्योंकि इसका क्वेश्चन एक ही मार्क्स में आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मार्क्स में एमसीक्यू वाले में आता है। तो साइज़ और चार्ट एक बार देख के थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है ना।
ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करना इसके पीछे, क्योंकि ये MCQ वाले में आएगा। बट हम क्योंकि प्रिपेयर कर रहे हैं ये देखते हुए कि हमें पूरे मार्क्स लाने हैं, तो इसको देखना तो पड़ेगा। तो ये तुम्हारा हो गया दूसरा। तीसरा आते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट में। कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट तुम्हारे कंडीशन होगी, जैसे हमारी होती है इफ़ एल्स स्विच में तुम्हारा एक आता है फॉल थ्रू वाली कंडीशन। इसका एक क्वेश्चन भी आया था मेरे ख्याल से पिछले साल में या किसी स्पेसिमेन पेपर में आया था। तो फॉल थ्रू, अब फॉल थ्रू क्या होती है? फॉल थ्रू वो होती है जब हम ब्रेक लगाना भूल जाते हैं। कहाँ लगाना भूल जाते हैं ब्रेक? किसी केस स्टेटमेंट में। अब किसी केस स्टेटमेंट में तुम लगाना भूल गए ब्रेक, तो क्या होगा? इसके अगले वाला जो केस स्टेटमेंट है जो भी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं फॉल थ्रू। तो ये 1 मार्क्स में आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स में आएगा। तो एक एग्जांपल पूछ लेंगे कि भाई एक छोटा सा सिनेरियो बना के दिखा दो, तो 2-3 केस स्टेटमेंट लिखना, पहले वाले में छोड़ देना ब्रेक, बोल देना भाई यहाँ पर कि ये एग्जीक्यूट होगा, तो अगला वाला भी चल जाएगा, ब्रेक लगाना भूल गए। तो इस तरीके से मतलब तुम इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल पढ़ लेना। ये तो हो गया तुम्हारा स्विच का। अब इफ़ एल्स में तुम्हारे इफ़ एल्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो सेक्शन ए में ये आते हैं वो कन्वर्जन वाले होते हैं। जैसे बोला रहता है कि कन्वर्ट करो इफ़ एल्स टू स्विच केस एंड वाइस वर्सा। उल्टा भी बोल सकते हैं कि स्विच केस वाले को इफ़ एल्स में कन्वर्ट करो। तो ये दोनों तरीके से तुम्हारे क्वेश्चन बन के आ सकता है सेक्शन ए में, ठीक है। तो तुम्हें इस पर ध्यान देना है जब पढ़ोगे, थोड़ा सिंटैक्स समझना, ठीक है। किसका? देखो इफ़ एल्स का तो कोई मुश्किल नहीं है, स्विच केस का थोड़ा उसके मुकाबले मुश्किल लगेगा। तो एक बार सिंटैक्स पढ़ के समझना कि सिंटैक्स क्या है, तब थोड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। 5 क्वेश्चन कर लोगे तो भी बहुत है, उन्हीं क्वेश्चन को रिपीट करके प्रैक्टिस कर लेना। स्टेटमेंट देखो भाई, ये बेस की तैयारी कर रहे हो तो ढंग से करना, क्योंकि सेक्शन बी के लिए फिर उतना ही काम आसान हो जाएगा अगर अभी शुरुआत में इसमें ध्यान दोगे। और अभी तुम्हारा जैसे दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर के अगर तुम 10 तारीख या चलो 15 तारीख से भी स्टार्ट करते हो करना प्रिपरेशन, तो आराम से तुम फरवरी के 15 तारीख तक निपटा दोगे, ठीक है ना। और तुम्हारा मार्च में कहाँ आधे में पेपर, तो काफ़ी टाइम रहेगा प्रिपरेशन मतलब वो रिवीजन करने के लिए। चौथा है लूप्स। भाई इसमें तो मार्क कर लो इम्पॉर्टेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लूप्स, क्योंकि तुम्हारे सेक्शन बी सारे लूप्स से ही रिलेटेड है। जितने प्रोग्राम आएंगे उसमें फॉर लूप, वाइल लूप वगैरह वगैरह का यूज़ होता है। लूप में तुम्हारे 3 हैं, फॉर, वाइल और डू वाइल। सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर है, ठीक है। इसके बिना तो प्रोग्राम बना ही नहीं पाओगे ना। तो तुम्हें लूप का सिंटैक्स पता होना चाहिए। सिंटैक्स के बाद कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो अगर तुम सिंटैक्स पता चल गया तो तुम्हें वो तो पता चल जाएगा कैसे यूज़ करेंगे। तो तुम कुछ एग्जांपल भी ट्राई कर सकते हो, कुछ एग्जांपल्स कर सकते हो। छोटे छोटे क्वेश्चन उठा के लूप की शुरुआत कर सकते हो। पहले सिंटैक्स पढ़ो और आगे फिर ऐसे बढ़ते जाओ। वैसे मैंने वीडियो बना रखी है इसकी लूप से रिलेटेड, तो तुम वो भी देख सकते हो। चाहिए होगी बता देना, मैं भेज दूँगा, ठीक है ना। तो वो मतलब बेसिक मैंने वहाँ क्लियर कर रखे लूप के, ताकि तुम्हें एक बार स्टार्टिंग मिल जाए। एंड उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा वाइल। तो वाइल का यूज़ फॉर के मुकाबले थोड़ा कम होगा सेक्शन बी में। सेक्शन ए में क्वेश्चन आते हैं तो उसके हिसाब से तो हमें सिंटैक्स तो पता तीनों का होना चाहिए, क्वेश्चन तो तीनों के आएंगे। पर मैं अगर सेक्शन बी की बात करूँ अगर, तो फॉर का सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। वाइल का होता है, वाइल का जैसे हम किसी को नंबर एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उस वाले लॉजिक में हम वाइल का यूज़ करते हैं। और डू वाइल का सेक्शन बी में यूज़ नहीं, ना के बराबर है, नहीं होता। सेक्शन ए में क्वेश्चन आएंगे डू वाइल के, ठीक है। जब तुम्हें आउटपुट बताना होता है कि इसका आउटपुट क्या आएगा, उन क्वेश्चनों में यूज़ हो सकता है डू वाइल का। और तो तुम्हें क्या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? तुमको प्रैक्टिस करनी चाहिए लूप कन्वर्जन, ठीक है। जैसे फॉर लूप को वाइल लूप में लिखना कि भाई एक फॉर लूप दिया, इसका क्वेश्चन आते हैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि सेक्शन ए में आएगा कि फॉर लूप को एज अ वाइल लूप लिख के दिखाओ, मतलब कि सेम काम करे बट तुम फॉर का यूज़ मत करो, वाइल का करो। और उल्टा भी बोल सकते हैं, वाइल को फॉर लूप के फॉर्म में लिख के दिखाओ। तो उसके लिए तुम्हें सिंटैक्स क्लियर होना चाहिए कि हम कैसे इसका सिंटैक्स लिखते हैं, तो तब तुम आराम से कर लोगे। और फिर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना इसके, तो ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। उसी में एक और चीज़ आती है, मैं इसको ज़रा रब कर रहा हूँ, तो तुम्हें इसमें एंट्री
कंट्रोल्ड लूप और एग्जिट कंट्रोल्ड लूप पता होना चाहिए। एंट्री, जिसमें एंट्री के टाइम पे ही कंडीशन चेक हो जाती है, जैसे वाइल लूप है हमारा, ठीक है ना। ऐसी अगर मैं बताऊँ एग्जिट कंट्रोल, तो एग्जिट कंट्रोल हमारा डू वाइल लूप है, डू वाइल लूप। इसकी कंडीशन आखिरी में चेक होती है डू वाइल के केस में, वाइल के केस में स्टार्टिंग में चेक होती है, और कंडीशन ट्रू है तो तब स्टेटमेंट चलेंगे। डू वाइल में क्या होता है, एक बार चल जाते हैं उसके बाद कंडीशन चेक होती है, फिर अगर कंडीशन ठीक है तो दोबारा तब चलता है, नहीं है तो नहीं चलेगा। तो एटलीस्ट एक बार तो चल ही जाता है डू वाइल लूप, क्योंकि कंडीशन आखिरी में चेक होती है। तो इसी केस में कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि इसके बीच का डिफरेंस बता दो, एंट्री कंट्रोल्ड लूप और एग्जिट कंट्रोल्ड लूप, या कभी खाली डेफिनेशन और एग्जाम्पल पूछ लेते हैं। तो 2 मार्क्स तक में आ सकता है सेक्शन ए में, तो पढ़ लेना डेफिनेशन और इसका एग्जाम्पल। ये तो हो गया तुम्हारा एंट्री कंट्रोल और एग्जिट वाला। इसी में तुम लूप के ड्राई रन तुम्हें पता होना चाहिए कि लूप, हाउ लूप एग्जीक्यूट्स, कि लूप चलता कैसे है। जैसे मैंने कोई लूप लिखा फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 10 और i प्लस प्लस, ये तो मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। तो हर केस में i की वैल्यू में इंक्रीमेंट कैसे हो रहा होगा, तो वो तुम्हें पता होना चाहिए। तो मैंने वैसे जितने क्वेश्चन अपने कराए हैं, मैं सेक्शन बी की बात कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। तो मैं ना जब भी समझाता हूँ लॉजिक, तो मैं इसी तरीके से समझाता हूँ कि मैं तुम्हें हर एक बार बताता हूँ हर स्टेप में कैसे कैसे हो रहा होगा, ताकि तुम्हें ऑटोमेटिक ड्राई रन समझ में आए। ये यूज़फुल क्यों है, क्योंकि तुम्हारे सेक्शन ए में जो क्वेश्चन आएंगे वो डायरेक्ट ये पूछते हैं कि भाई अगर ये लूप एग्जीक्यूट हुआ है 5 बार, तो बताओ कोई अंदर मान लो वेरिएबल है, जैसे यहाँ पर काउंट करके, तो काउंट की वैल्यू क्या होगी। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसे और भी आते हैं। तो तुम्हें इसलिए लूप के ड्राई रन पता होने चाहिए। तो तुम सेक्शन ए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो इस केस में, ताकि तुम्हें ये पता हो कि कैसे हम करते हैं। तो वो तुम्हारा सेक्शन ए का तो क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, साथ ही साथ सेक्शन बी में प्रोग्रामिंग के लिए भी तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा कि तुम्हें ड्राई रन लूप के कैसे एग्जीक्यूट होता है वो तुम्हें समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये मैं दोनों के केस में बोल रहा हूँ। नॉर्मल लूप होता है जो हमारा सिंगल, या नेस्टेड लूप है उसके लिए भी, क्योंकि नेस्टेड का भी तुम्हें पता होना चाहिए, क्वेश्चन तो उसके भी बन के आएंगे। अब लॉजिक फॉर पैटर्न्स, तो मैंने जितना प्रीवियस ईयर में देखा है तो ट्रायंगल के पैटर्न ज़्यादा आते हैं। ट्रायंगल पैटर्न जैसे अब ये एक बन रहा है ट्रायंगल। अब लेकिन ये पैटर्न जो आया ना, इसमें वेरिएशन बहुत होते हैं। अब ये ऐसा है तो ऐसा भी आ सकता है, या फिर पिरामिड वाला भी हो सकता है, जैसे ये हो गया, फिर तो ऐसा वाला भी। तो इसी तरीके से और भी केस बन सकते हैं, जैसे 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, या 2 2 4 2 4 6 2 4 6 8। ये तो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, मतलब ऐसे वो बहुत सारे सिनेरियो बन सकते हैं। तो ट्रायंगल पैटर्न की थोड़ी प्रैक्टिस करना। इसमें 2 चीज़ें तुम्हें समझ में आएंगी, नेस्टेड लूप, या तुम्हें नेस्टेड लूप की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम्हें उसका सिंटैक्स पढ़ना पड़ेगा, या पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो नेस्टेड लूप की ज़रूरत पड़ेगी, साथ ही साथ तुम्हें लॉजिक बनाना सीखना तुम्हें आएगा जब इनकी प्रैक्टिस करोगे। तो नेस्टेड लूप की प्रैक्टिस हो जाएगी, लॉजिक बनाने की प्रैक्टिस हो जाएगी जब ये वाले क्वेश्चन करोगे। तो इसके मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं, और वैसे भी प्रीवियस ईयर में तुम जो क्वेश्चन आ रखे हैं उनको देख सकते हो। देखो, अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका तुम्हें डाउट ही नहीं आ रहा, तुम मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तुम मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, मुझसे इंस्टाग्राम में क्वेश्चन भेज के पूछ सकते हो, या तुम्हारे प्री बोर्ड में कोई क्वेश्चन आ रखा है जो तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो वो भी पूछ सकते हो, या अपना क्वेश्चन पेपर भेज के भी मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है ना। वो तो मेरे को टाइम मिलेगा, मैं तुम्हें जवाब दे दूँगा और तुम्हें एक्सप्लेन कर दूँगा, तो उसमें कोई इशू नहीं। फिर उसके बाद थोड़ी थ्योरी आनी चाहिए तुम्हें। थ्योरी जैसे तुम्हें एब्स्ट्रैक्शन हो गया, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, क्या है हमारा, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन। तो इनकी डेफिनेशन आनी चाहिए कि एक मार्क्स में पूछ लेते हैं, ठीक है ना, या डेफिनेशन देंगे, पूछेंगे बताओ इन चारों में से ये कौन सी चीज़ है,
तो तुम्हें इस तरीके से पता होना चाहिए। और ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग। अब ये अनबॉक्सिंग किसकी हो रही है तुम्हें पता होगा, ये ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है ना भाई, और कुछ और मत लिख देना वहाँ पर। तो अनबॉक्सिंग और ऑटो बॉक्सिंग जो हमारी है, ये जब हम रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं उनसे रिलेटेड टॉपिक है। तो तुम्हें ये टॉपिक रैपर क्लास वाले में मिलेगा। रैपर क्लास में जैसे मैं एग्जांपल तुम्हें बताऊं, ये हम यूज़ कब करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन कब आता है, जैसे हमने कोई इनपुट लिया, स्ट्रिंग टाइप का आया। अब मैं समझाता हूँ, जैसे मान लो मैंने लिया इनपुट में नंबर 12, बट वो आया स्ट्रिंग के फॉर्म में। ऐसा होता है, ऐसा तब होता है जब वैसे इसका तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं है, पर ये रियल केस में हो सकता है। रियल वर्ल्ड में जब हम बड़े बड़े प्रोग्राम बनाते हैं तो तब होता है कहीं से मेरे पे डेटा आ रहा है, वो स्ट्रिंग टाइप का आ रहा, बट वो डेटा असली में है नंबर की फॉर्म में, ठीक है ना। जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काम करोगे तब ऐसा सिनेरियो मिलेंगे। तो है तो नंबर, ये मेरे को दिख रहा है 12 है, ये एक इंटीजर है, बट वो डेटा जहाँ से आ रहा है उसने मेरे को एक स्ट्रिंग की फॉर्म में भेजा है। अब तुम्हें पता है स्ट्रिंग में कुछ भी आ सकता है ना, तो वैसी स्ट्रिंग में ये 12 भी आ गया, बट ये एक स्ट्रिंग है, ये भी नंबर नहीं है। तो मुझे एक इसे नंबर बनाना है, तो तब मैं क्या यूज़ करूँगा, तब मैं रैपर क्लास के मेथड का यूज़ करूँगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें मैं यूज़ करूँगा इंटीजर रैपर क्लास का, इंटीजर डॉट पार्स इंट, और अंदर इसको पास करूँगा। मान लो ये एस नाम के वेरिएबल में आ रखा है, तो मैंने यहाँ एस दिया, ठीक है, एस पास किया। तो इंटीजर डॉट पार्स इंट क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को जो ये थी 12 ऐसी इसे ले करके ये कुछ करेगा और फिर मेरे को लौटा के देगा 12। तो मैं इसे नम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ। क्यों? तो ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, तुम ऐसा मतलब तुम इसके अब तुम्हें अलग अलग मिलेंगे। मैंने खाली इंटीजर का बताया था, डबल का भी होता है। मान लो अब वो आ रहा था नंबर 12.1, तो मैं चाहता हूँ कि ये 12.1 बने, तो तुम डबल का यूज़ करोगे, तब डबल डॉट पार्स डबल। तो ऐसे अलग अलग हैं हमारे, ठीक है ना, रैपर क्लास के मेथड। तो तुम्हें वो पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है ना। ये है तुम्हारी मैथ क्लास। तो मैथ क्लास, अच्छा देखो क्वेश्चन कई बार ये भी आ जाता है कि मैथ क्लास कौन से पैकेज की है, तो जावा डॉट लैंग पैकेज है ये तुम्हारा। अजी ये भी पूछ रहे थे डिफ़ॉल्ट पैकेज कौन सा है, तो भाई ये तुम्हारा डिफ़ॉल्ट पैकेज है जावा का, ये अपने आप रहता है इंपोर्टेड, तुम्हें मतलब पहले से रहेगा तुम्हारे प्रोग्राम में, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। कई बार स्कैनर का पूछ लेते हैं, तो तुम्हें पता है जावा डॉट यूटिल में है स्कैनर, है ना। तो ये दो अलग पैकेज है, याद रखना। ये डिफ़ॉल्ट पैकेज है ऊपर वाला, ये वाला नीचे वाला, जिसे हम इंपोर्ट करते हैं जब हमें स्कैनर का यूज़ करना पड़ता है। तो मैथ क्लास के कुछ फंक्शन है यार, जैसे POW SQRT पावर के लिए, स्क्वायर रूट के लिए, सील फ्लोर, ठीक है, नंबर को उसकी जो हाईएस्ट वाली नियरेस्ट वैल्यू इसमें कन्वर्ट करने के लिए, नहीं वो सील वाला है, फ्लोर वाला नीचे वाली। अब जैसे इसके तो एग्जांपल करना, बस मैं तुम्हें समझा देता हूँ। सील का मतलब क्या होता है, सीलिंग। तो घर की सीलिंग कहाँ होती है, ऊपर होती है नीचे होती है, ये बीच में होती है, ऊपर होती है। तो घर की सीलिंग अगर ऊपर है तो ये भी नंबर को ठीक उसके ऊपर मतलब हाईएस्ट वाले नियरेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, और फ्लोर वो नीचे वाले में करेगा, तो जो भी नंबर होगा उसके नीचे लोएस्ट वाले नियरेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। तो इनके क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस करना, अगर नहीं होता या डाउट होता है मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो यार ये वाले क्वेश्चन है, जैसे ये हो गया राउंड, हो गया रैंडम का तो मैंने शायद अभी देखा नहीं तुम्हारे में कोई क्वेश्चन, इतने का यूज़ तो हुआ है, मतलब मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, है तो काफ़ी कोर्स में, पर तुम इनकी प्रैक्टिस तो कर ही लेना, ये वाले और ये वाले, ठीक है। इनके क्वेश्चन आ रखे ना प्रीवियस ईयर में, इसलिए बोल रहा हूँ। ये हो गया भाई मैथ क्लास। मैथ क्लास के बाद तुम्हारा है करैक्टर क्लास। करैक्टर क्लास तुम्हारी एक रैपर क्लास है। ये करैक्टर क्लास के जो मेथड हैं, देखो 8 मेथड हैं तुम्हारे, 8। उनको याद करने का मैं एक तरीका बताता हूँ। तो जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही लिखना, ठीक है, तो तुम्हें याद हो जाएंगे वो 8 के 8 लगे हाथ, ठीक है। तो पहला तुम्हारा जो मेथड है वो है इज़ लेटर, ठीक है। दूसरा वाला है तुम्हारा वो है इस डिजिट। तीसरा वाला है इज़ अपर केस,
अपर केस, चौथा वाला है इस लोअर केस। ये सिर्फ मैं नाम लिख रहा हूँ, ये इनपुट में भी लेंगे कुछ वैल्यू। अब ये जैसे यहाँ पर ये है तो ये कुछ एक कैरेक्टर इनपुट में लेगा, ऐसे डिजिट वाला भी कुछ कैरेक्टर इनपुट में लेगा, अपर केस वाला भी कुछ इनपुट में लेगा क्या, कैरेक्टर। लोअर केस वाला भी क्या लेगा इनपुट में, कैरेक्टर। याद करने का तरीका देखते हैं, इस लेटर, इस डिजिट, इस अपर केस और इस लोअर केस, ये तो हो गए हमारे 4। अभी 4 और बचे हैं। तो इस लेटर और इस डिजिट को अगर एक मिलाएं तो एक बनता है हमारा इस लेटर और डिजिट। ठीक है, इस लेटर और डिजिट है। अब यहाँ पर लिखने का तरीका भी देखो, जब भी हम लिखते हैं ना तो इसका जो सेकंड वर्ड होता है उसका पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल में रहेगा। तो जैसे यहाँ पर सेकंड कौन सा है हमारा, लेटर, तो एल बड़ा है, फिर उसके बाद और है तो उसका ओ बड़ा है, फिर उसके बाद डी, डिजिट है तो उसका डी बड़ा है। पहले वाले का में कुछ नहीं करेंगे, वो तो सब लोअर केस में रहता है। ये जावा में लिखने का तरीका है। तो जो सेकंड वर्ड होगा उसका पहला लेटर हम कैपिटल कर देंगे, तो यहाँ पर एल, ओ और डी बड़ा है। तो ये वाला फंक्शन तो हमें ये बताता है कि लेटर है या नहीं है, जो हमने इनपुट में कैरेक्टर दिया। तो अगर होगा तो वो ट्रू दे देगा, अगर लेटर होगा, जैसे मैंने अगर इसके अंदर यहाँ ए दिया होता या मैं कोई वेरिएबल पास करता उसकी वैल्यू ए होती, मतलब वो कैरेक्टर की वैल्यू, कोई एक वेरिएबल होता कैरेक्टर टाइप का और उसकी वैल्यू अगर ए होती या कोई भी लेटर होता तो ये ट्रू देगा। लेकिन अगर मैंने कुछ और दे दिया उसके अलावा, कुछ और लेटर के अलावा कुछ भी डिजिट दे दिया कुछ भी, तो फिर वो फॉल्स देगा। ऐसे इसके केस में ये डिजिट के लिए होगा, ये अपर केस के लिए, ये लोअर केस के लिए, ये तो हुआ है। अब ऐसे इसी का जो भाई बंद है वो है टू लोअर केस। टू लोअर केस अगर किसी ने क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे तो उनका पाला पड़ा होगा इससे। इसमें हम स्ट्रिंग इनपुट में देते हैं, वो उसको लोअर केस बना देता है। मैंने सारे कैपिटल में दिया, फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रिंग है दिल्ली, वो पूरी कैपिटल में है तो उसको स्मॉल में करके दे देगा मुझे ये। तो ये इस तरीके से काम करता है। यहाँ पर अपर केस, ये अपर केस होना चाहिए था, अपर केस, ठीक है। ऐसे लोअर केस है तो लोअर केस का भी एक है टू लोअर केस, ठीक है। टू अपर केस, इस अपर केस का जुड़वा भाई इस लोअर केस का दूसरा है टू लोअर केस। वो बताता है, ये करके देता है, वो इज़ है, इज़ मतलब वो बताएगा कि क्या वो अपर केस है या नहीं है, तो वो ट्रू या फॉल्स लौटा के देगा। लेकिन ये करके देगा, ये स्ट्रिंग देगा लौटा के, ये तुमने जो भी पास किया उसे अपर केस करेगा। और अगर किसी ने अपर केस ही पास कर दिया, मैंने दिल्ली पास किया वो पूरा अपर केस में, तो फिर कोई कुछ नहीं करेगा, पहले से अपर केस है तो फिर क्या करेगा, तो ये लोअर केस उसको लोअर केस में करेगा। तो ये तो हो गए तुम्हारे 7। 8वां है इज वाइट स्पेस, इज वाइट स्पेस, ठीक है। तो ये बताता है कि जो हमने कैरेक्टर पास किया कि क्या वो वाइट स्पेस है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे हमारा है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में यार तुम्हारे टाइप्स हैं, जो डिफ़ॉल्ट और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, 2 टाइप है ना इसके, तो उनको पढ़ लेना, उनका क्वेश्चन आएगा सेक्शन ए में। कई बार क्वेश्चन आता है कंस्ट्रक्टर और मेथड के बीच का डिफरेंस का भी, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टर और मेथड के बीच का डिफरेंस आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई इसको पढ़ लेना, क्योंकि दोनों एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों में अंतर है। तो इसमें रिटर्न टाइप नहीं होता, इसमें रिटर्न टाइप होता है। ये ऑब्जेक्ट बनाते हुए अपने आप कॉल हो जाता है, इसे तो हमें कॉल करना पड़ता है। तो ऐसे इसके 3-4 पॉइंट हैं, उनको याद कर लेना, 2 मार्क्स में आ जाता है कई बार। तो ये हो गया कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर जो दोनों टाइप है उनके सिंटैक्स वगैरह तुम्हें पता होना चाहिए, तुम इसके सिंटैक्स पढ़ लेना और एक आधा क्वेश्चन कर लेना प्रैक्टिस। ऐसी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी है कोर्स में, तो उसका क्वेश्चन सेक्शन बी में नहीं आता, उसका क्वेश्चन अभी तक तो सेक्शन ए में ही आया हुआ है ओवरलोडिंग का। वो भी कुछ वैसे ही पूछ लेंगे, तुम्हें कंस्ट्रक्टर बना के दे देंगे अगर आएगा तो सेक्शन ए में। तो उसमें जैसे तुमसे वो 1-2 मार्क्स में कुछ जर्नल चीज़ पूछ लेंगे कि भाई ये कंस्ट्रक्टर जैसे कॉल कर रहे हैं वो मेन फंक्शन के अंदर, तो पूछेंगे कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, या कॉल होने के बाद ऑब्जेक्ट में क्या वैल्यू आएंगी, इस तरीके से। तो ये तो हो गया कंस्ट्रक्टर की बात जो मैं कर रहा हूँ। लेकिन जब हम मेथड की बात करें तो मेथड एक जैसा लगते हैं यार, ये दोनों हैं नहीं, तो भाई कंफ्यूज मत हो ना, मेथड अलग चीज़ है, कंस्ट्रक्टर अलग चीज़ है। किसी को डाउट होगा तो बता देना, तो समझा भी देंगे प्यार से दोनों के बीच का डिफरेंस। तो मेथड की बात करते हैं।
देखो भाई, मेथड है जो तुम्हारा, मेथड की मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेथड ओवरलोडिंग जब करोगे, इस पे तो आने से पहले तुम्हें मेथड पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ मेथड। अब ये टाइप्स मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि देखो, मेथड ओवरलोडिंग पे आने से पहले टाइप्स ऑफ मेथड पढ़ोगे तभी तुम मेथड ओवरलोडिंग कर पाओगे। इस पर मैंने वीडियो बना रखी टाइप्स पे, मुझे याद दिला देना, मैं जिसको चाहिए होगी मतलब मुझे बता देना, मैं उसको भेज दूंगा लिंक। तो वहाँ मैंने क्लियरली समझा रखा है जो अलग अलग टाइप है मेथड के, जैसे रिटर्न टाइप के साथ, बिना रिटर्न टाइप के, बिना रिटर्न टाइप के नहीं, मतलब अगर हम वॉइड का यूज़ करते हैं या किसी और किसी रिटर्न टाइप का यूज़ करेंगे, या हम पैरामीटर वाला बनाएंगे, बिना पैरामीटर वाला बनाएंगे, किस तरीके से काम होगा उसमें, तो वो तुम्हें क्लियर होना चाहिए। तो वो डिफरेंट टाइप के मेथड हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो पहले क्लियर हो, तभी तो तुम मेथड की ओवरलोडिंग करोगे ना। जब मेथड ही क्लियर नहीं होगा तो ओवरलोड क्या करोगे। तो पर मेथड ओवरलोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। सेक्शन बी में आएगा ही आएगा, सेक्शन बी में जो स्पेसिफिक तुम्हारा मेथड ओवरलोडिंग से रिलेटेड होगा। तो इसलिए मेथड तो तुम्हें पता होने चाहिए अलग अलग टाइप के, तब तुम मेथड ओवरलोडिंग भी कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ तुम्हारी क्लियर होनी चाहिए मेथड के केस में। जिसकी क्लियर नहीं है या किसी को कुछ डाउट है बता देना, तो मैं उसको समझा दूंगा, या तुम्हें कुछ इसमें और एक्स्ट्रा चाहिए क्वेश्चन वगैरह तो मुझे बता देना, ठीक है। मेथड को किस तरीके से कॉल करेंगे मेन फंक्शन में, हाउ टू कॉल मेथड इन मेन फंक्शन, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन सुना है ना, तो उसके अंदर कैसे मेथड को कॉल करेंगे। और इससे पहले हाउ टू क्रिएट अ मेथड, हाउ टू क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स। डिफरेंट टाइप्स मतलब अलग अलग, रिटर्न टाइप के या वॉइड का यूज़ करके या पैरामीटर के, बिना पैरामीटर के, ठीक है। तो काफ़ी कैटेगरी बन जाती है इनकी, अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के। तो वो मैंने सब समझा रखे हैं, तो उनकी पहले प्रैक्टिस करना, फिर उसके बाद तुम जो कॉल बाय वैल्यू होती है उसकी डेफिनेशन तुम्हें आनी चाहिए भाई। उसकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं कई बार, डेफिनेशन एंड एग्जांपल कॉल बाय वैल्यू का, ठीक है। तो वो भी पढ़ना। तो इसको मैं ज़रा रब कर रहा हूँ, उसको नोट कर लो, इसको ना जो नोट कर लो जो मैंने बना रखा है। मैंने खुद इतना मेहनत करके बना रखा है, तो तुम तो फिर भी तैयारी कर रहे हो, तो तुम्हें तो नोट करना चाहिए। और फिर नोट करके फ़ायदा रहेगा, तुम्हें पता रहेगा कि तुम्हें इतने दिन में क्या क्या कवर करना है, तो आसानी रहेगी। तो इसको नोट कर लेना, ठीक है। इसको रब कर रहा हूँ। इसके बाद तुम्हें फॉर्मल पैरामीटर्स, एक्चुअल पैरामीटर्स, इनके बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। और इनका एक एक तुम्हें सिंटैक्स वगैरह, हाँ इनका डिफरेंस मतलब इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं, ठीक है ना। प्योर और इम्प्योर, प्योर एंड इम्प्योर मेथड्स, ठीक है। प्योर एंड इम्प्योर की डेफिनेशन पता कर लेना। डेफिनेशन एग्जांपल तो मैंने अभी तक देखा नहीं है सच कि आया हो, पर डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए। बाकी हाँ, देखने को देख सकते हो समझने के लिए, क्योंकि एग्जांपल तो समझने के लिए देखना तो पड़ेगा, तभी डेफिनेशन भी समझ में आएगी। पर वैसे ज़्यादातर इसकी क्वेश्चन में अगर आता है तो डेफिनेशन वगैरह ही आती है 1 मार्क्स में, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं आता। तो ये हो गया तुम्हारा कितना, लगभग 25 दिन का प्रिपरेशन ये है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट लूप्स वगैरह हैं तुम्हारे, लूप्स हो गए, इफ़ एल्स, ठीक है, जिनमें तुम्हें ज़्यादा ध्यान देना है। आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन, आउटपुट बेस्ड वाले में तुम्हारे लूप वगैरह ही आएंगे। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर वाले, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और भी हैं, मैंने कवर कर रखा है टॉपिक में, बस कुछ उसमें से इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। तो मतलब ये तुम्हारे क्लियर हो जाने चाहिए 25 दिनों में, 25 दिन में, पैसा डबल, 25 दिन में क्लियर हो जाने चाहिए। तो जब ये क्लियर होंगे तो सेक्शन ए तो तुम्हारा सारा कवर हो जाएगा, तो उसकी तो टेंशन नहीं है। और सेक्शन बी का जो फाउंडेशन है वो भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी बड़ी हो जाएगी वीडियो। तो मैं इसका जो सेकंड पार्ट है, जो सेक्शन बी के रिलेटेड हमारे बाकी के जो 35 दिन हैं उसका जो रोड मैप है, वो मैं सेकंड पार्ट में ले आऊँगा। और
उसे पिन कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, और एंड में वीडियो के तुम्हें लिंक भी दे दूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं उस वीडियो में। अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और कुछ डाउट होंगे तो मुझसे इंस्टाग्राम में पूछ लेना। मैंने अपने वो चैनल के अबाउट सेक्शन में उसका लिंक लगा रखा है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।